हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द वंडरफुल चैनल एवीपी फिजिक्स, जहां आपको सिखाए जाते हैं प्रकृति के नियम। ये जो भी लॉज बनाए हुए हैं वो प्रकृति ने ही तो बनाए हैं, जिसको हम लोग भगवान या गॉड भी बोलते हैं। तो प्रकृति के नियम क्या है वही हम लोग इस चैनल में सीखते हैं। तो लेक्चर नंबर 1 आज है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीट, और डायनेमिक मतलब होता है जो मूव कर रहा होता है, इन मोशन। स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो इस चैप्टर में मूविंग यानी हीट एनर्जी एक बॉडी से दूसरे बॉडी में या सिस्टम से सराउंडिंग में या सराउंडिंग से सिस्टम में मूव करेगा, और उसके मूवमेंट से क्या क्या नेचर में फिनोमेना दिखा गया और नेचर के कौन कौन से लॉ को हम रिवेल कर सकते हैं इस चैप्टर के हेल्प से, वो सारा चीज़ सीखेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या हुआ? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about heat and temperature and their interconversion with other form of energy। हीट जैसा कि आप जानते हैं कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और वो भी काइनेटिक एनर्जी ही है। एक बॉडी का काइनेटिक एनर्जी जब दूसरे बॉडी में चला जाता है तो जाने वक्त उसका नाम हीट होता है। हीट और टेम्परेचर का डेफिनेशन हम लोग पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, जो कि था काइनेटिक थियोरी ऑफ गैसेज। उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट टेम्परेचर पढ़ते हैं, और हीट एनर्जी का दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में मैकेनिकल वर्क कराने में या मैकेनिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो सारा चीज़ इसमें पढ़ेंगे हम लोग। क्लियर? या मैकेनिकल वर्क करके भी हम हीट एनर्जी कर सकते हैं क्या प्रोड्यूस, ये भी सीखेंगे हम इसमें। तो लेक्चर नंबर 1 में सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको ये चैप्टर आगे बिल्कुल ही आसान लगे। तो पहला कॉन्सेप्ट इसमें है कि वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव लेना है। अगर एक कंटेनर है, उसमें पिस्टन लगा हुआ है, एक ऐसे सिलेंड्रिकल डब्बा जैसा है कुछ, उसमें गैसेस भरे हुए हैं, नीचे से गर्म करना है उसको, और उस पर मूवेबल पिस्टन है। तो अगर वर्क डन बाय गैस है, वो गैस अपने आप फैल रहा है, नीचे से कोई हीट दिया और वो पिस्टन को ऊपर ला रहा है, यानी गैस ने वर्क किया। तो वर्क डन बाय गैस को क्या लेना है? पॉजिटिव। और अगर पिस्टन को कोई दबा दिया नीचे, यानी गैस के ऊपर ही काम हो गया, वर्क डन ऑन गैस हो गया, तो इस वर्क डन को क्या लेना है? निगेटिव। लेकिन ध्यान रहे, केमिस्ट्री में भी ये चैप्टर है, केमिस्ट्री में जस्ट उल्टा लिया जाता है। केमिस्ट्री में अगर वर्क डन बाय गैस होता है, अगर गैस फैल जाता है, एक्सपैंड हुआ गैस, तो उसको निगेटिव लिया जाता है। और ऑन द गैस वर्क हुआ, यानी पिस्टन को कोई एक्सटर्नल एजेंट ने दबा दिया, गैस पहले 2 लीटर वॉल्यूम में था, उसको आधा लीटर में कोई कर दिया दबा के, प्रेशर लगा के। तो अगर ऑन द सिस्टम वर्क होता है तो केमिस्ट्री वाले उसको पॉजिटिव लेते हैं। तो ये डिफरेंस तो क्लियर हो गया यहीं पे हमारा, कि सर फिजिक्स वाला जो पॉजिटिव है, केमिस्ट्री में जो वर्क डन होता है वो वर्क डन निगेटिव होता है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है कि केमिस्ट्री में तो ऐसा पढ़े थे हम, याद रहेगा ये बात। तो फिजिक्स वाला टर्म क्या है वो मैं बता देता हूँ कि वर्क डन बाय गैस अगर होगा तो पॉजिटिव, ऑन गैस होगा तो निगेटिव। और ये केमिस्ट्री में उल्टा होता है, ये ध्यान में रखना है हम लोग को। हीट गिवन, अगर ऐसा कीवर्ड आपको मिला किसी न्यूमेरिकल में कि हीट इज गिवन टू द सिस्टम, तो इसका मतलब हुआ कि सराउंडिंग से सिस्टम में आया, यानी बाहर से कोई हीट दिया। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये हुआ, एक आपको कंटेनर में ला रहा हूँ और उससे सिखा रहा हूँ क्या हुआ। देखिए, ये कुकर देखिए लेकर मैं आ गया हूँ, और ये सिस्टम है। कुकर के अंदर आप कुछ गैसेस भर दिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसी को कंटेनर में बोल रहा हूँ। तो इसके अंदर गैस है और ये पिस्टन है, समझिए पिस्टन। अगर इसके अंदर, और ये गैस इसमें बहुत ज़्यादा होगा तो ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, इस कुकर का सीटी ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे उठेगा, तो समझेंगे कि गैस ने काम किया है, गैस इसको ऊपर उठा रहा है, राइट। और अगर ये ऊपर उठा हुआ है, फिर हाथ से मैंने ज़बरदस्ती इसको ऐसे दबा दिया, ऊपर से ऐसे दबा दिया नीचे की तरफ, तो मानना है कि इसमें जो गैस है कुकर के अंदर जो भरा हुआ है, वाटर अगर है तो वाटर का वेपर, तो उसके ऊपर मैंने काम किया है। तो वर्क डन बाय गैस मतलब अंदर का ही गैस फैल के अगर इसको ऊपर उठा दिया है, तो ऐसे ऊपर उठा दिया है पिस्टन को, तो पॉजिटिव लेना है। वर्क डन ऑन गैस मतलब ये उठा हुआ था और आप ज़बरदस्ती इसको नीचे से दबा दिए, तो वर्क डन ऑन गैस हो जाएगा, वो निगेटिव लेना है। फिर केमिस्ट्री में इसका उल्टा होता है, पता ही है आपको।
मतलब फिजिक्स में जो पॉजिटिव केमिस्ट्री में निगेटिव, और जो निगेटिव वो केमिस्ट्री में लेना है पॉजिटिव। क्लियर हो गया बात? हीट गिवन, हीट गिवन का मतलब आपने इसको हीट दिया, मतलब बाहर से गर्म किया, नीचे ऐसे बर्नर पे इसको रख दिए, चूल्हा पे आग जल रहा है नीचे से, तो सराउंडिंग से बाहर से हीट जा रहा है कुकर के अंदर, तो सराउंडिंग से सिस्टम में आया हीट, तो उसको पॉजिटिव लिखना है न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में क्या लिखना है? हीट के बदले में पॉजिटिव। और इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब सिस्टम ने हीट लिया, और एक्सोथर्मिक इसका उल्टा होता है, मतलब सिस्टम से बाहर हीट निकला सराउंडिंग में। तो एक बात तो सर समझ गए कि अच्छा Q या डेल्टा Q जब भी लिखा रहेगा, तो अगर सराउंडिंग से सिस्टम में बाहर से गर्म करके इसको दिए हीट, इसको सिस्टम को, तो पॉजिटिव लिखेंगे हम। और हीट टेकन यानी इससे जब बाहर हीट निकल रहा है, जैसे कुकर में खाना पक गया, इसको बाहर रख दीजिए, तो धीरे धीरे इससे हीट बाहर निकलेगा, ये ठंडा धीरे धीरे होगा, यानी इससे बाहर सराउंडिंग में हीट जाएगा। तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगा, या मैं चला गया सराउंडिंग में, तो इस केस में इसमें Q या डेल्टा Q जब भी मुझे लिखना पड़ेगा, तो इसमें चेंज इन हीट या डेल्टा Q ऐसा वर्ड जब भी मिलेगा तो निगेटिव लेना है। और ये एक्सोथर्मिक है, सिस्टम से बाहर निकलना क्या है? एक्सोथर्मिक। तो साइन कन्वेंशन क्या पता चल गया आपको क्या है? साइन कन्वेंशन क्या हो गया? वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन गैस निगेटिव। केमिस्ट्री में जस्ट इसका उल्टा, हीट गिवन टू सिस्टम पॉजिटिव, हीट टेकन आउट ऑफ सिस्टम निगेटिव। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट ये स्टेप इतना अगर आपको आ गया समझ में, तब सेकेंड स्टेप पे हम लोग बढ़ सकते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या है सर? देखिए, चेक कीजिए क्या है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी है भाई साहब, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है? ये जो अंदर गैस इसके है भरा हुआ, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जो भी गैसेस हैं कंटेनर के अंदर, उनका काइनेटिक एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी है। क्योंकि आइडियल गैस का पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है, मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरेक्ट करते ही नहीं हैं, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही इंटरनल एनर्जी है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू, किसी भी के चेंज को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं ना। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है तो डेल्टा यू लिखेंगे, इंटरनल एनर्जी को यू से इंडिकेट करते हैं। अब डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन, एन है नंबर ऑफ मोल, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में प्रूव किया हुआ है। एन है नंबर ऑफ मोल और एफ है डिग्री ऑफ फ्रीडम और आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.31 जिसका वैल्यू है, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। अभी ये मान लीजिए 40 डिग्री पे है और इसको गर्म करके, और हम कर दिए कितने डिग्री पे? 40 डिग्री से इसको बंद कर देते हैं। गिर रहा है भाई, गिर रहा है, बंद कर दिया। तो 40 डिग्री से 80 डिग्री पे मैं कर दिया इसका टेम्परेचर, 40 डिग्री से 80 डिग्री। तो चेंज इन टेम्परेचर कितने का आया? 80 - 40। समझ गए चेंज इन टेम्परेचर क्या है? और 2 / 2। किसी का भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी चाहिए तो आप उसका जो भी गैस भरा हुआ है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लीजिए, कितना मोल इसमें भरे हैं गैस, नंबर ऑफ मोल लिख दीजिए, आर 8.31। इसका टेम्परेचर कितने का चेंज आया है, ये भी 2 कांस्टेंट है। तो खाली ये टेम्परेचर का चेंज ही डिसाइड करेगा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना हुआ। पहले से टेम्परेचर 20 डिग्री और बाद में 50 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर 30 डिग्री, तो यहाँ पे 30 रख दीजिए, तो डेल्टा यू आ जाएगा। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये सब कांस्टेंट है, बाकी का चीज़ खाली ये डेल्टा टी जो है ना, यही वेरिएबल है। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगा, तो डेल्टा यू पॉजिटिव लिया जाएगा। किसी में भी चेंज जो होता है ना डेल्टा, वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो चूंकि ये बढ़ा है टेम्परेचर, तो डेल्टा टी पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा यू भी ऑब्वियसली क्या होगा? पॉजिटिव। और टेम्परेचर अगर कम हुआ है तो डेल्टा टी निगेटिव होगा, फाइनल टेम्परेचर लेस अगर होगा तो ये निगेटिव होगा, तो इसको छोड़ेगा थोड़े, इसको भी बोलेगा तुमको भी मैं निगेटिव करूंगा, तो डेल्टा यू भी निगेटिव हो जाएगा। साइन कन्वेंशन ये सब देखना है ध्यान से। डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन क्या होता है सर? ऐसा फंक्शन जो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे। यानी कि आप इनिशियली ये P1 प्रेशर, V1 वॉल्यूम, T1 टेम्परेचर पे था, आपने इसको गर्म किया तो इसका थोड़ा ये पिस्टन उठा, इसका वॉल्यूम नया हो गया, प्रेशर भी नया हो गया, टेम्परेचर भी नया हो गया, चेंज हुआ। तो या चेंज एक
हुआ, एक दूसरा नहीं हुआ। तीनों में हो सकता है 2 चेंज हो, 1 नहीं हो, या तीनों चेंज हो। जो भी हुआ वो फाइनल स्टेट पे आके क्या प्रेशर, क्या वॉल्यूम, क्या टेम्परेचर रहा, उस फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पे सिर्फ डिपेंड करे, उस चीज को बोलते हैं कि वो स्टेट फंक्शन है। और जो इस बात पे भी डिपेंड करे कि आप कौन से प्रोसेस से लाए, आइसोथर्मल प्रोसेस को फॉलो किए कि एडियाबैटिक किए कि आइसोकोरिक किए कि आइसोबारिक किए, कौन सा प्रोसेस फॉलो किए, उस प्रोसेस पे अगर डिपेंड करे तो उसको बोलते हैं हम लोग पाथ फंक्शन। क्या बोलते हैं? पाथ, यानी पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो पाथ पे डिपेंड क्या करता है? हीट डिपेंड करता है या वर्क डन भी डिपेंड करता है। आइसोकोरिक प्रोसेस रखिएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो वर्क डन 0 हो जाएगा उसमें, लेकिन उस प्रोसेस में टेम्परेचर चेंज होगा। ध्यान, कुल मिला के 100 बात की एक बात ये है कि ये दोनों टर्म जो है ना, वो पाथ फंक्शन है। वो डिपेंड करता है कि कौन से प्रोसेस से आप इनिशियल से फाइनल स्टेट पे लाएं। स्टेट मतलब उस समय का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर फिक्स है तो वो एक स्टेट है। कुछ दूसरे स्टेट पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कुछ नया है तो वो एक नया स्टेट है। और इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने में ये दोनों डिपेंड करते हैं पाथ पे कि कौन से प्रोसेस से लेगा, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, कौन सा प्रोसेस से। लेकिन ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि कौन से प्रोसेस से लेगा भाई, ये खाली इस बात पे डिपेंड करता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कि शुरू में टेम्परेचर क्या था और अंतिम में लास्ट वाले में क्या टेम्परेचर है, अंत में क्या टेम्परेचर है। बीच में आप क्या किए हैं उसको कोई मतलब नहीं है उससे। डेल्टा यू को बीच वाले स्टेप से मतलब नहीं है। क्यों मतलब नहीं है सर? क्योंकि इसका फॉर्मूला में ये सब कांस्टेंट है। आप किसी भी प्रोसेस से ले जाइए, गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल चेंज नहीं होगा और आर भी कांस्टेंट है, खाली टेम्परेचर चेंज हो रहा है। और टेम्परेचर तो इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है वो मुझे यहाँ लिखना है, डेल्टा टी। बीच वाला टेम्परेचर नहीं लिखना है, तो उससे चेंज इन इंटरनल एनर्जी मिल जाएगा। तो इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन हो गया भाई? स्टेट फंक्शन। खाली इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, इंडिपेंडेंट है, पाथ से इंडिपेंडेंट है और ये दोनों पाथ पे डिपेंडेंट है। इतना कहानी समझ में आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है वर्क डन इन पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। अब प्रोसेस आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, दिस दैट, बहुत सारा प्रोसेस है भाई, आइसोकोरिक। किसी में भी वर्क डन निकालने का, किसी प्रोसेस में वर्क डन पूछ दे आपसे, यही स्टेप फॉलो करना है। इस चैप्टर में मेन यही है, वर्क डन ही निकालना आना चाहिए। जितने भी न्यूमेरिकल्स देंगे 80% न्यूमेरिकल में खाली वर्क डन निकालने के लिए पूछेगा। वर्क डन का डेरिवेशन, एग्जाम में भी इसका डेरिवेशन भी पूछेगा, बोर्ड में भी, तो वर्क डन का ही डेरिवेशन पूछेगा। आइसोथर्मल में, एडियाबैटिक में वर्क डन निकालिए कितना है। कोई भी प्रोसेस हो, इसलिए मैं लिख दिया हूँ पॉलीट्रोपिक, कैसा भी प्रोसेस हो उसका वर्क डन कैसे निकालेंगे। तो उसमें आपको ये एक दिया हुआ रहेगा इक्वेशन, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोसेस। एडियाबैटिक के लिए अलग ये रहेगा इक्वेशन, आइसोथर्मल के लिए अलग, आइसोकोरिक के लिए अलग। ये एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा आपको, ये इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, वो स्टेप इस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। क्लियर? वर्क डन का फॉर्मूला होता है पी डी वी। मैं सबका वर्क डन करूंगा, सारे प्रोसेस का। पहले जनरल फॉर्मूला में बता देता हूँ। तो W इक्वल टू हो गया पी डी वी, वर्क डन का ये फॉर्मूला है, प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ये कैसे फॉर्मूला आया? तो प्रेशर को आप लिख सकते हैं फोर्स बाई एरिया। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं? फोर्स बाई एरिया। और वॉल्यूम को लिख सकते हैं डिस्टेंस या लेंथ इंटू चेंज इन एरिया। तो ये एरिया से एरिया कट जाएगा और डिस्टेंस इंटू फोर्स, वर्क डन आ जाएगा कि नहीं? तो ये वर्क डन का वही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वाला ही है, लेकिन उसको प्रेशर के टर्म में लिखा गया है। तो ठीक है भाई, वर्क इक्वल टू प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम हो गया। अब प्रेशर को यहाँ से कॉपी कीजिए। प्रेशर को कैसे कॉपी करें सर? C बाई वी स्क्वायर लिख दें क्या? बिल्कुल, देखिए C बाई वी स्क्वायर, C और ये वी स्क्वायर डिवाइड हो जाएगा। वेरी गुड, C बाई वी स्क्वायर। कॉन्स्टेंट क्या बोलता है कि मैं लड़ाई में हिस्सा नहीं लूंगा, खाली आर्मी वाले लड़ाई में हिस्सा लेंगे सब। तो आर्मी वाले वेरिएबल है, तो ये DV लिखा है यानी V वेरिएबल है, तो ये युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। और कांस्टेंट बोलेगा मैं पब्लिक हूँ, बाहर आ जाएगा। तो C लड़ाई से बाहर, इंटीग्रेशन से बाहर। और 1/v स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/v होता है, आराम से करके देख लीजिए, -1/v होता है। अब वॉल्यूम मान लीजिए पहले V1 था और बाद में V2, तो V1 से V2 वॉल्यूम चेंज हुआ। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिए सर। तो अपर लिमिट जब रखूंगा तो माइनस आएगा, -1/v2, -1/v2 और C यहाँ था तो इसलिए -c/v2। और जब लोअर लिमिट रखूंगा
तो अपर लिमिट से लोअर लिमिट रखते समय एक बीच में माइनस लिखते हैं और एक ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वो आ जाएगा c और लोअर लिमिट v1, तो c बाई v1। तो ये वर्क डन आ गया। अब क्या करना है, चूंकि pv टू द पावर 2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, यानी मैं लिख सकता हूं p1 v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 v2 स्क्वायर, और ये दोनों ही क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बार इस कांस्टेंट को मैं लिखूंगा p1 v1 स्क्वायर, तो जब v1 के ऊपर वाला c है ना, उसको मैंने लिख दिया p1 v1 स्क्वायर, और v2 के ऊपर वाले c को मैं लिख दिया p2 v2 स्क्वायर, क्योंकि दोनों ही तो c ही है, तो ये भी c है और ये भी c है। तो अलग अलग क्यों लिखे हम, क्योंकि ये v2 से कैंसिल होगा, इसको v2 के टर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इसको v1 के टर्म में लिखे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये देखिए p1 v1 आ गया प्लस करके, और माइनस करके p2 v2 आ गया, क्योंकि एक 2 को तो नीचे वाला कैंसिल कर दिया। तो वर्क डन आ गया p1 v1 माइनस p2 v2, ये 2 कट गया है नीचे से, माइनस p2 v2। अच्छा, pv इक्वल टू nRT याद होगा सबको, आइडियल गैस इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी बोलते हैं उसको। तो फिर आप या तो वर्क डन का यही फॉर्मूला छोड़ दीजिए, ऊपर जो लिखा है वर्क इक्वल टू p1 v1 माइनस p2 v2। अगर न्यूमेरिकल में pv के अलावे t दिया हुआ है तो आप ये भी लिख सकते हैं pv इक्वल टू nRT। तो nr तो बदलेगा नहीं कि इसमें 1 1 और इसमें 2 2 लिखें, nr तो कांस्टेंट है, तो खाली t बदलेगा, तो 1 वाले स्टेट में nRT1 और p2 v2 को लिख देंगे nRT2। तो वर्क डन का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं। कितने आसानी से हम लोग वर्क डन फाइंड कर लिए किसी भी जनरल प्रोसेस के लिए। इज इट क्लियर? फिर इस साइड में लिखा हुआ है कि हमें हमेशा दो इक्वेशन की जरूरत पड़ती है, एक pv इक्वल टू nRT, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशन ऑफ स्टेट। और दूसरा pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, इसको बोलते हैं प्रोसेस इक्वेशन। तो कोई भी डेरिवेशन आ जाए, कोई भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में आ जाए, किसी का भी वर्क डन निकालने के लिए दो इक्वेशन में एक तो हम लोग को पहले से याद ही रहता है, इक्वेशन ऑफ स्टेट pv इक्वल टू nRT, और ये हमेशा गिवन होगा। कौन सा प्रोसेस है उसके लिए ये हमेशा गिवन होगा कि उसके प्रेशर, वॉल्यूम में, टेम्परेचर में क्या रिलेशन है। pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये एडियाबैटिक के लिए है, और इस गामा के लिए कोई भी जनरल वैल्यू लिख दे कि pv टू द पावर 3 इक्वल टू कांस्टेंट, तो उसी को पॉलीट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। और खाली pv इक्वल टू कांस्टेंट दे दे, इसका पावर कुछ भी नहीं दे, तो उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? तो उस प्रोसेस में देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, pv इक्वल टू nRT है, nr तो पहले से कांस्टेंट है, और t को भी कोई बोल दे कि कांस्टेंट, तो पूरा का पूरा pv कांस्टेंट हो जाएगा ना। तो pv का इक्वल टू कांस्टेंट दिया रहे तो समझना कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस है आइसोथर्मल। कोई भी प्रोसेस होगा, दो इक्वेशन गिवन होगा, आपको ध्यान रखना है। इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, dq इक्वल टू डेल्टा यू प्लस dw। अभी आपको पहले से इसमें पक्का कंफ्यूजन होगा कि सर ये कभी d लिखते हैं, कभी डेल्टा लिखते हैं, और कभी कभी बुक में डायरेक्ट ऐसे लिख देता है u प्लस w। तो ये समझ में नहीं आता है कि क्यों d लिखता है, क्यों डेल्टा लिखता है, और क्यों कभी नहीं लिखता है। तो देखिए इन दोनों में d लगाना है क्योंकि ये लोग पाथ पे डिपेंड करता है, पाथ फंक्शन है ये सब। कौन से प्रोसेस से कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कोई हो रहा है तो वो बीच वाले रास्ते पे भी आइसोथर्मल प्रोसेस है, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक है, उस बात पे भी डिपेंड करते हैं ये दोनों। और ये स्टेट फंक्शन है, ये खाली इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, ये बीच वाले इंस्टेंटेनियस से इसको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए ये स्टेट फंक्शन है, यानी डायरेक्ट फाइनल इनिशियल की बात करता है, तो इसमें डेल्टा लिखा जाएगा, यानी फाइनल माइनस इनिशियल। और ये दोनों बीच वाले स्टेप पे भी डिपेंड करते हैं, इसलिए छोटा चेंज इसमें लिया जाएगा dw, और इसमें भी dq, राइट, क्योंकि ये दोनों कैसा है, पाथ डिपेंडेंट। समझ गए सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स तो पहले ही मैं बता दिया हूँ कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विथ कॉन्सेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर एंड द इंटरकन्वर्जन ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर का पहला लेक्चर था। अभी हमारे चैनल का नाम है भाई AVP फिजिक्स, जिसमें हम लोग क्या सीखते हैं, लॉज ऑफ नेचर के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड भी कर दें, क्योंकि इसमें हम फोकस कर रहे हैं प्रकृति के उन सारे लॉज को जिसको फिजिक्स में इंक्लूड किया गया है, फिजिक्स सब्जेक्ट में उन सारे लॉज को पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ नेचर।
ओके, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्त को फॉरवर्ड कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपके फ्रेंड्स हैं उनको फॉरवर्ड कर दें जिनको इस चैप्टर की ज़रूरत है। नहीं भी ज़रूरत है तो भी ये फिजिक्स थोड़े ही है। फिजिक्स के साथ साथ हम लोग क्या सीख रहे हैं, प्रकृति के नियम को सीख रहे हैं हम लोग, कि नेचर ने क्या लॉज को बनाया है। हम लोग को रहना है इस नेचर में, जितने दिनों तक हैं उतने दिनों तक तो जानना इंटरेस्टिंग है। सबके लिए ये इंटरेस्टिंग है कि भाई भगवान ने क्या नियम बनाया है, इस यूनिवर्स में क्या क्या नियम बनाया है। उन नियम का, उन रूल्स का, लॉज का स्टडी करना ज़रूरी है सबके लिए। ओके, तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।